हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते सब लोग अच्छे और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई पर यूं ही कंटिन्यूस बने रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो एकदम पास आता जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा तेज करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ अपने भारत के राष्ट्रपति के बारे में। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं अपने भारत की संसद। भारत की संसद के अपने को पता है 3 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है अपने राज्यसभा, दूसरा है अपने लोकसभा और तीसरा है अपने राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, इन तीनों को मिलाकर ही अपनी संसद है उसका निर्माण होता है। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी अनुपस्थिति होती है तो फिर वो अपनी संसद को नहीं बना सकती। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ चुके हैं इससे पहले अपने राज्यसभा के बारे में, अपनी लोकसभा के बारे में, अपनी संसद के बारे में। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने राष्ट्रपति के बारे में। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति क्या होता है, उसके पास क्या क्या शक्तियां होती है, उसकी कार्यकाल कार्यावधि क्या होती है, वो शपथ कहाँ लेता है, त्यागपत्र किसको देता है, ये सभी जो बातें राष्ट्रपति से संबंधित है वो सभी आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, कहीं भी जाइएगा मत और स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी काफ़ी फायदे का वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो अपने राष्ट्रपति हैं उनको अपने अनुच्छेद 52 के तहत यहाँ अपने संसद में जगह दी गई है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 52 कहता है। राष्ट्रपति जो होता है वो अपने देश का सर्वोच्च नागरिक है। जो राष्ट्रपति है उसको अपने देश का प्रथम नागरिक कह लो या फिर सर्वोच्च नागरिक कह लो, वो कौन होते हैं? वो अपने राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उसमें समस्त अपने कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। राष्ट्रपति जो है वो अपने एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। देश का मुखिया तथा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान भी माना जाता है। कौन? राष्ट्रपति। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है वो अपने संविधान का सुप्रीम कमांडर भी माना जाता है। तो देखिए, राष्ट्रपति कितना शक्तिशाली पद है अपने आप में। तो राष्ट्रपति को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक भी कह सकते हैं, अपन तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति भी कह सकते हैं। तो अपने राष्ट्रपति है उसमें काफी शक्तियां निहित है, अपन उन्हीं के बारे में आज यहाँ डिटेल से देखते हैं। देखिए, अपने अनुच्छेद 52 में देख लिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आप देखिए अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है ना वो राष्ट्रपति के नाम से जारी होंगी। देखिए आगे अपना अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 है वो अपने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, अपने को पता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तौर से जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये अप्रत्यक्ष तौर से जो अपने सदस्य होते हैं संसद के, उनके द्वारा ये चुनाव किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव हो उसमें कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में और कौन नहीं ले सकते, उन पर थोड़ा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो अपने राष्ट्रपति चुनाव है उनमें निर्वाचित सदस्य कौन कौन से उसमें भाग ले सकते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं, जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अपने विधानसभा के सदस्य हैं वो भी उसमें भाग ले सकते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत अपने केंद्र शासित प्रदेश, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको अपने राष्ट्रपति के निर्वाचन के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो है अपना दिल्ली और दूसरा है अपना पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अपने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कौन कौन ले सकते हैं? लोकसभा के सदस्य ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य ले सकते हैं, विधानसभाओं के सदस्य। इसके अलावा जो अपने दिल्ली और पुदुचेरी जो 2 अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछ लूंगी, जो राष्ट्रपति है उसके जो चुनाव होते हैं उसमें कौन भाग नहीं ले सकता? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं ले सकता? तो याद रखिएगा, विधान जो परिषद होती है ना, जितनी विधान परिषदें हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकती। कौन भाग नहीं ले सकती? अपने विधान परिषद है वो, इसमें विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। इसमें भाग ले सकते हैं अपने लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य ले सकते हैं, लेकिन जो अपने विधान परिषद है उसके सदस्य इसके निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है रीट 2011 के अंदर। ओके, दिमाग में रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे अपने अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 अपने वो कहता है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। जो राष्ट्रपति है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए उसके बारे में अनुच्छेद 55 में वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि अपने को पता है, इसमें अपने विभिन्न सांसद और जो अपने लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अपने राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें इनके मतों का मूल्य निकाला जाता है। इनके मतों के मूल्य के द्वारा ही इसका जो राष्ट्रपति है उनका चयन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको बस इतना याद रख लेना है कि जो अपने निर्वाचन प्रक्रिया में जो अपने संसद के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। आपको पता है एमएलए सांसद जो भी हैं वो सब इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपको बस इनके मतों का मूल्य याद रखना है कि इनके जो मत है उनके मूल्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एक एमएलए का जो मत मूल्य है वो है अपने 129। कितना है? 129 है। फ्रेंड्स, जो अपना मत मूल्य निकाला गया है उसकी जनसंख्या का आधार अपने 1971 की जो अपनी जनसंख्या थी उसको आधार वर्ष माना गया है। 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष मानकर अपने मत मूल्य निकाले गए हैं, जिसके तहत अपना एक एमएलए है उसका जो मत मूल्य
मूल्य है वो कितना है 129 है। और जो अपना एक सांसद है, सांसद का मत मूल्य कितना है 708 है। बस आपको इतना ही याद रख लेना है इनके मत मूल्य कितने हैं। ये कैसे निकाले गए हैं उस सब के पचड़े पढ़ने में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके काम का जितना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप बस इतना याद रख लीजिएगा। फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें अपने जितने भी अपने MP MLA होते हैं ना, उनका क्या निकाला जाता है, उनके मत का मूल्य निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, जो अपने जनसंख्या का आधार वर्ष जो है वो 1971 को माना गया है। जो मत मूल्य निकाला गया है उसका जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो 1971 को माना गया है। उसके तहत जितने भी अपने MP MLA हैं उनके मत को मूल्य दिया गया है। फ्रेंड्स, अब अपने मत मूल्य कितने होते हैं अपने MP और MLA के, आपको इसका कैसे ये निकलते हैं उसकी प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना याद रख लेना है कि अगर आपसे अपने राजस्थान के MP का अपने से मत का मूल्य पूछा जाए तो राजस्थान का जो MP है उसका अपने मत का मूल्य कितना है 129 है। और जो अपने वर्तमान में अगर अपने सांसद का जो आपसे मत मूल्य पूछ लिया जाए तो वो कितना है, वो 708 है। बस इतनी सी बात को आप याद रख लीजिएगा। ये कैसे निकलता है इस चीज में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब अपने बात आती है अपने निर्वाचन प्रक्रिया अनुच्छेद 55 के तहत। अब अपना अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है उसकी पदावधि या कार्यकाल कितना होगा। तो अपने को पता है जो एक राष्ट्रपति है अपना, उसकी पदावधि है, उसका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, तो वो होता है अपने 5 वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। फिर समय से पहले राष्ट्रपति का पद खाली भी हो सकता है। किस तरीके से? वो 3 तरीके से अपना समय से पहले राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है। एक तो राष्ट्रपति पद पर रहते हैं मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो सकता है, या फिर एक जो अपना राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लग जाए तो मतलब अगर वो दोष सिद्ध हो जाते हैं तो फिर भी वो पद खाली हो सकता है। तीसरा क्या है, जब राष्ट्रपति स्वयं अपना जो वो इस्तीफा है वो किसको दे दे, वो अपने उपराष्ट्रपति को दे दे। तो इन 3 तरीकों से अपने जो राष्ट्रपति है वो समय से पहले अपने कार्यकाल को खत्म भी कर सकता है। ओके, ये थी अपने पदावधि जो कितने समय की होती है, 5 साल के लिए होती है। फिर अपना अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए जो अपना संसद है वो इस विषय में क्या है, मौन है। इस विषय में जो संसद द्वारा है कोई भी प्रावधान नहीं कहा गया है, कोई भी बात नहीं बताई गई है। तो संसद पुनर्निर्वाचन के प्रावधान में क्या है, मौन है। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि मौन है। अनुच्छेद 58 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स, एक राष्ट्रपति बनने के लिए आप में सर्वप्रथम कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना है कि आपकी जो उम्र है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। थर्ड क्या है कि आप किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। फोर्थ क्या है कि आप मानसिक रूप से पागल ना हो। फिफ्थ क्या है कि आप दिवालिया घोषित ना किए गए हों। सिक्स्थ है कि आप में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सेवंथ क्या है, किसी भी मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 7 योग्यताएं हैं, 7 शर्तें हैं आपको भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, ये अनिवार्य है। तो ये योग्यताएं आप में होनी चाहिए। ओके, फिर अपना अनुच्छेद 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अब शर्तें कौन कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए? तो देखिए, सबसे पहले जब आप नामांकन करने जाते हैं तो आपके साथ कम से कम 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 आपके साथ में कौन होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। तो कम से कम नामांकन दाखिल करते समय आपके साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे, तभी आप अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। ये उसकी अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा आपकी जो जमानत राशि है वो कितनी तय की गई है? तो आप नामांकन फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर आपका RBI में आपको 15,000 की जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। फ्रेंड्स, RBI में 15,000 की जमानत राशि आपको तब वापस मिल जाती है जब आपको अपने कुल जो चुनाव होते हैं, कुल जो मत होते हैं, उसमें आपको 1/6 आपको अगर मत मूल्य वापस मिलते हैं तो फिर आपको आपकी वो जमानत राशि है वो वापस लौटा दी जाती है, अन्यथा उसको जब्त कर लिया जाता है। ओके, ये कुछ अनिवार्य शर्तें थी किसकी? अपने राष्ट्रपति के चुनाव की। इसके अलावा जो अपने राष्ट्रपति है उसकी जो अपने चुनाव प्रक्रिया होती है ना, चुनाव प्रक्रिया कितने दिन चलती है अपने राष्ट्रपति की? वो चलती है अपने सिर्फ 14 दिन। कितने दिन चलती है? सिर्फ 14 दिन चलती है अपने राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रक्रिया है वो। ओके, आगे देखिए, आगे है अपना अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 के द्वारा अपने शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। जो राष्ट्रपति की शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा उसके बारे में उल्लेख करता है अपना अनुच्छेद 60। कौन सा? अनुच्छेद 60 अपना उसका उल्लेख करता है। तो राष्ट्रपति की शपथ है वो अपने सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपने राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर वो नहीं है तो उसकी एब्सेंस में कौन दिलाएगा? अपने सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो फिर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, अगर जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं हो तो फ्रेंड्स, अपने को शपथ का प्रावधान कौन बताता है? अनुच्छेद 60 बताता है। फिर अपना अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आपने
अपने महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो राष्ट्रपति को हटाने का जो उल्लेख करता है वो कौन करता है? अपना अनुच्छेद 61 करता है। इसके तहत फ्रेंड्स अगर कोई राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर रहा है तो उस पर जो अपने लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी अपने सदन है वो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू कर सकता है। फ्रेंड्स अगर दोष सिद्ध होते हैं राष्ट्रपति को उनके पद से मुक्त कर दिया जाता है। इसकी सूचना जो राष्ट्रपति है उसको 14 दिन पूर्व दे दी जाती है। फ्रेंड्स अपना अनुच्छेद 56 ख क्या कहता है? अपना अनुच्छेद 56 ख ये कहता है कि यदि अपना राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है ना, तो जो राष्ट्रपति उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। ये अपना कहता है अनुच्छेद 56 ख। अनुच्छेद 56 ख के तहत कहा गया कि एक ही शर्त पर अपने जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जा सकती है जब वो संविधान का अतिक्रमण करे, अन्यथा नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा बर्खास्त नहीं किया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अगर वो राष्ट्रपति के कार्य से खुश नहीं है तो वो उस पर महाभियोग लागू कर सकता है। दूसरे सदन में महाभियोग की प्रक्रिया के लिए अपने विचार प्रस्तुत करता है। अगर दूसरा सदन में 2/3 बहुमत से उस विचार को पारित कर देता है तो फिर जो अपने राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से मुक्त कर दिया जाता है। ये फ्रेंड्स करने से पहले आपको 14 दिन पूर्व अपने राष्ट्रपति को सूचना भी देनी पड़ती है। तो एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में अगर 2/3 बहुमत मिल जाते हैं तो ही आपका राष्ट्रपति है वो क्या होता है? अपने पद से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसकी पूर्व सूचना आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाने के लिए सिर्फ संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण ही मान्य किया गया है। आपके व्यक्तिगत आचरण के थ्रू अगर आप उनके ऊपर महाभियोग लगा रहे हैं तो उसको मान्य नहीं किया गया है। सिर्फ संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करने पर ही आप महाभियोग का जो प्रक्रिया है वो अपने राष्ट्रपति के ऊपर लगा सकते हैं। ओके, अब है अपना अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 क्या कहता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति की पदावधि, कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति अपने पद से मुक्ति ले लेता है तो उसकी एब्सेंस में कौन राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करेगा? तो फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उसकी एब्सेंस में अपना उपराष्ट्रपति है वो कार्य करेगा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में अपने जो देश का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपने राष्ट्रपति की जगह कार्यकालीन राष्ट्रपति का निर्वहन करेगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, राष्ट्रपति की एब्सेंस में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की एब्सेंस में अपने जो देश का सर्वोच्च न्यायालय का जो अपना मुख्य महान्यायाधीश है वो उनकी जगह कार्य करेगा। ओके, वह तब तक कार्य करता है जब तक कि नए चुनाव के तहत अपने कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, तब तक वो कार्य करता है। और नए राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर चुनाव करवाकर जो अपने नवनिर्मित जो अपने राष्ट्रपति हैं उनका चयन करना पड़ता है। और जो नया जो राष्ट्रपति बनकर आता है उसकी भी कार्य अवधि कितनी होगी? उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष तक माना जाएगा। कितना? 5 वर्ष ही माना जाएगा। ओके, अब अपने सामने है अपने राष्ट्रपति की शक्तियां। फ्रेंड्स इससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल चुकी हूँ कि जो अपना राष्ट्रपति है उसका निवास स्थान कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों पर 1911 में लॉर्ड लुटियंस द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लुटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया गया था। और जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो उसी राष्ट्रपति भवन में रहते आए हैं। जनरल सी बात थी, शायद आप लोगों को पता होगा। उस समय अपने वाइसराय कौन थे? तो उस समय अपने वाइसराय कौन थे? अपने लॉर्ड इरविन थे जब राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा अपन और अगर बात करें अपने राष्ट्रपति के बारे में तो राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता होता है उसके बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? तो फ्रेंड्स अपने जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को पर महीने, पर मंथ उनको 5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, मतलब साल की 60 लाख रुपए उनकी सैलरी है। कितनी है? 60 लाख रुपए। फ्रेंड्स जो उनकी सैलरी है वो अपने संचित निधि है ना उसके कोष से निकाल कर दी जाती है और उनकी सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई आयकर लागू नहीं होता है। ये तो सिर्फ आम जनता के लिए लागू है। बड़े बड़े जो अपने नेता उनकी किसी की भी सैलरी पर आयकर लागू नहीं होता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि अपने राष्ट्रपति उनकी सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपए है और ये अपने संचित निधि से निकाल कर दी जाती है जिस पर कोई भी आयकर नहीं लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो अपना राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? अपने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था वो अपने राष्ट्रपति को शपथ दिलाता था। और उसका जो त्यागपत्र है वो कौन लेता है? फ्रेंड्स राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो अपने देता है उपराष्ट्रपति को। फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन के दौरान अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो फ्रेंड्स उसको सुलझाता है अपने जो सर्वोच्च न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय में उसका निपटारा किया जाता है, उस विवाद को सुलझाया जाता है। कहाँ पर? अपने देश के सुप्रीम कोर्ट है उसका सुलझाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स जो अपना भारत का जो अपना राष्ट्रपति है वो अनगिनत या असंख्य बार निर्वाचित हो सकता है। कितनी बार? अनगिनत या असंख्य बार निर्वाचित हो सकता है क्योंकि जो अपना संसद है वो इस बारे में क्या है? मौन है। वैसे अगर परंपरा के अनुसार देखें तो अपने भारत का राष्ट्रपति है वो सिर्फ 2 ही बार चुना जा सकता है। कितनी बार चुना जा सकता है? सिर्फ 2 ही बार चुना जा सकता है। लेकिन क्योंकि संविधान इस पर मौन है तो ये जो निर्वाचन है राष्ट्रपति का वो कितनी भी बार, वो अनगिनत बार अपने निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अभी तक के अपने जितने भी राष्ट्रपति हुए वो सिर्फ 2 ही बार चुने गए हैं। कितनी बार चुने गए हैं? सिर्फ 2 ही बार चुने गए हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा जो अपने राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अपने सरकार द्वारा जारी की जाती है। और जो अपने राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है वो कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ओके,
ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रहने चाहिए। सारा निचोड़ मैंने आपको बता दिया है, शायद ही कोई पॉइंट है जो मैंने आपके यहाँ पर छोड़ा है। पूरा घोल कर पी जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का टॉपिक। फ्रेंड्स, आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि अब तक अपने मुख्य जो राष्ट्रपति हैं वो कितने रह चुके हैं, 14 रह चुके हैं। अभी वर्तमान में अपने राष्ट्रपति कौन से हैं, तो वो है अपने वर्तमान में अपने रामनाथ कोविंद अपने राष्ट्रपति हैं, जो 2017 से अपने राष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अपने राष्ट्रपति हैं, जो मैंने आपको बताया कि 14 अपने मुख्य राष्ट्रपति हैं, बाकी बीच में किसी मृत्यु होने पर कोई कार्यवाहक बना है तो इनके अपने आप बात करें तो कोई भी इनके बारे में से आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करने वाला है कि कौन सी राष्ट्रपति थी जिनको 3 बार भारत रत्न मिला, कौन सा पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, कौन महिला प्रथम राष्ट्रपति। इन सब के बारे में आपका जीवन चरित्र पूछने कोई नहीं बैठा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में सिर्फ पूछा जाएगा राष्ट्रपति के बारे में, किसी एक राष्ट्रपति के बारे में मुख्य फोकस ना कर राष्ट्रपति का जो पद है ना उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपने राष्ट्रपति अब तक के बने हैं ना जितने भी, उनके बारे में पूरा आपको पढ़ के दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तक कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी राष्ट्रपति के बारे में मुख्य तौर पर नहीं पूछा गया है। सबके बारे में बस अपने राष्ट्रपति पद से ही अपने क्वेश्चन आए हैं। तो आपको राष्ट्रपति पद की क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या वेतन है, क्या भत्ता है, क्या शपथ पत्र है, क्या त्याग पत्र है, क्या शक्तियाँ हैं, इन सब के बारे में ही आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो वही मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। बेफालतू का कचरा मत पढ़िए, अपने स्मार्ट स्टडी कीजिए और अपने क्रीम है उसको ही पढ़िए, क्योंकि टाइम नहीं है कि आप पूरा उसका बेमतलब का जो डिटेल स्टडी है वो करें। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं अपने राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अपने राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ निहित है। तो फ्रेंड्स, अपना राष्ट्रपति है उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ उसको प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अपना शांतिकालीन या सामान्यकालीन शक्तियाँ। शांतिकालीन या सामान्यकालीन शक्तियों के तहत क्या आता है, इसके तहत जो अपने राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 53 के तहत क्या होता है, अपनी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। सेकंड है अपना नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ। फ्रेंड्स, जो अपना राष्ट्रपति है वो कुछ विशेष नियुक्तियाँ कर सकता है या फिर उनमें अपनी सहायता या सलाह दे सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। तो अपने केंद्र या राज्यों के जितने भी अपने केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के अपने जितने भी राज्यपाल हैं, एक तो उसकी नियुक्ति कौन करता है, वो अपने राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अपने प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो अपने मंत्रिपरिषद है उनका गठन करना। तो फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुआ, या फिर अपने केंद्र और राज्यों के जितने भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति हुआ। इन सब की नियुक्तियों की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, वो किसके हाथ में है, वो अपने राष्ट्रपति के हाथ में होती है। ओके, फिर है अपना विधायी शक्तियां, जिसके तहत जो अपना राष्ट्रपति है वो अपने संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसका सत्रावसान भी करता है, और जो अपने प्रधानमंत्री उनकी सलाह लेकर लोकसभा को समय से पहले भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत जो राष्ट्रपति है उसमें कौन सी विधायी शक्तियां निहित है, तो अनुच्छेद 85 के तहत जो अपना राष्ट्रपति है वो संसद का अधिवेशन बुलाता है और उसका सत्रावसान भी करता है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की सलाह पर समय से पहले लोकसभा को भंग भी कर सकता है अपना कौन, राष्ट्रपति। तो ये विधायी शक्तियां किसको प्राप्त है, अपने राष्ट्रपति को प्राप्त है। नई लोकसभा के चुनाव से पहले या नई लोकसभा के गठन से पहले जो अपना राष्ट्रपति व अनुच्छेद 87 के तहत दोनों सदनों के सामने, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सामने अपने मंत्रिमंडल के द्वारा जो तैयार किया हुआ जो प्रस्ताव होता है उसको पढ़ता है कौन, राष्ट्रपति पढ़ता है। जब नई लोकसभा की स्थापना होती है, गठन होता है, तो उस दौरान जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों के सामने मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए हुए प्रस्ताव को पढ़ता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो अपने लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। जो राष्ट्रपति उसको सिर्फ संसद के जो दोनों सदन है उनको बुलाने का अधिकार है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो अपने लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 80(2) के तहत, कौन से अनुच्छेद 80(2) के तहत जो अपने राष्ट्रपति है वो अपने राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्यों को नियुक्त करता है। कितने, 12 मनोनीत सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त करता है और 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नियुक्त करता है। 12 तो अपने राज्यसभा में और 2 अपने जो अपने लोकसभा है उसके अंदर जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो अपना राष्ट्रपति है वो अपने नियंत्रण महालेखा परिषद, अपने लोक सेवा आयोग और जो अपना वित्त आयोग होता है ना, उन तीनों की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। उन तीनों की रिपोर्ट को कहाँ रखवाता है, संसद के समक्ष रखवाता है। ये कार्य भी किसका है, ये भी अपने राष्ट्रपति का है, जो उसकी वित्तीय शक्तियों में आता है। इसके अलावा जो अपना राष्ट्रपति है उसके साइन के बिना, उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक है वो अधिनियम नहीं बन सकता, कोई भी विधेयक है वो पारित नहीं हो सकता और अधिनियम का रूप नहीं ले सकता। ये भी शक्ति किसके पास है, अपने राष्ट्रपति के ही पास है। इसके अलावा जो अपना राष्ट्रपति है वो सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक उसके पास आता है ना, तो उसको पुनर्विचार करने के लिए दोबारा से सदन में भेज सकता है। धन विधेयक को तो भेज नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति पास आते हैं उनको वो वापस से अपने संसद में भेज सकता है उस पर पुनर्विचार करने के लिए। ये शक्ति भी अपने राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके अलावा फ्रेंड, जो अपना राष्ट्रपति है उसको एक वीटो शक्ति भी प्राप्त है। वीटो शक्ति क्या होती है फ्रेंड, वीटो शक्ति वो है कि कोई भी उसके पास अगर विधेयक भेजा जाता है अपने राष्ट्रपति के पास, तो उस पर जो वो अपना निर्णय है वो दे भी सकता है, वो अपना निर्णय नहीं भी दे सकता, या फिर वो उस विधेयक को दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है। ये शक्ति भी सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसको अपन कहते हैं अपने वीटो शक्ति। फ्रेंड्स, इसमें अपने जो वीटो शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। जिसमें पहला प्रकार है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई गैर सरकारी सदस्य जो है ना, वो अगर राष्ट्रपति की समक्ष कोई
विधेयक पारित करता है या कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो उसको लागू करने के लिए जो अपना राष्ट्रपति है उसको मानने के लिए, लागू करने के लिए अपना राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यह है अपना आंतरिक वीटो। सेकंड है अपना निलंबनकारी वीटो, जो अनुच्छेद 74 के तहत क्या कहता है कि जो अपना राष्ट्रपति है वो अपने मंत्रिपरिषद है उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। क्या है? बाध्य है। लेकिन इसके अलावा वो क्या कर सकता है, अपने उनकी जो सलाह होती है उनको पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटा भी सकता है। ये अपने कहता है निलंबनकारी वीटो अनुच्छेद 74 के तहत। फिर थर्ड है अपना जेबी वीटो या फिर अपन इसको कहते हैं पॉकेट वीटो। जेबी वीटो या फिर पॉकेट वीटो, इसमें कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति के पास आता है वो उस पर ना तो हाँ करता है ना करता है, ना उसको स्वीकृत करता है ना उसको अस्वीकृत करता है। जो जेबी वीटो है उसको 1986-87 में जो अपने राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था अपने डाक विधेयक। अभी तक इस पर सिर्फ एक ही बार इसका प्रयोग किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये अपनी कुछ विधेयी शक्तियां थी, अपने विधायी शक्तियां किसको प्राप्त थी? अपने राष्ट्रपति को प्राप्त थी। अब है अपने वीटो शक्तियां अपन ने देख लिया। फिर नेक्स्ट है अपनी वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या है? तो फ्रेंड्स अपना जो सरकार है वो सरकार जितने भी कार्य करती है वो अपने संचित निधि से जो अपना धन है वो निकाल कर करती है। लेकिन अगर अकस्मात कोई ऐसे दुविधा आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जब अचानक से है वो अपने पैसों की जरूरत पड़ जाती है सरकार, तो उस समय पर जो अपना राष्ट्रपति है उसको ये हक होता है कि वो अपने आकस्मिक निधि से भी पैसे निकालकर उसको प्रयोग में ला सकता है। तो संचित निधि से ना निकालते हुए वो आकस्मिक निधि से भी पैसों को निकाल सकता है, इसका यूज कर सकता है। ये शक्तियां किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। फिर अपना न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां क्या है? तो फ्रेंड्स अपना राष्ट्रपति है वो अपने जो देश का जो सर्वोच्च जो अपने न्यायालय है उसमें जो अपने मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी, इसके अलावा जो अपने उच्च जो अपने न्यायालय है अपने देश में उनका जो सर्वोच्च जो अपने न्यायाधीश है उन सब की क्या करता है? नियुक्ति करता है। इसका अधिकार भी किसको है? सिर्फ राष्ट्रपति को है। ओके। फिर अपना कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां क्या है? तो जो अपना राष्ट्रपति है वो अपने देश का प्रतिनिधित्व कहाँ करता है? बाहरी देशों में करता है। बाहरी देशों में जाकर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ये शक्ति भी किसको प्राप्त है? ये अपने राष्ट्रपति है उसको प्राप्त। इसके तहत जो राष्ट्रपति है वो दूसरे देशों में अपने भारत का राष्ट्रदूत या फिर उच्चायुक्तों को क्या करता है? नियुक्त करता है। इसके अलावा जो दूसरे देशों से जितनी भी संधि होती हैं उन पर हस्ताक्षर करता है, समझौते करता है। ये सारी शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसके तहत? कूटनीतिक शक्तियों के तहत। फिर लास्ट है अपने आपातकालीन शक्तियां। जो राष्ट्रपति है उसको 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं। कितनी? 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति लागू कर सकता है, जिसमें जो सबसे पहली की अगर अपन बात करें तो आपातकालीन शक्ति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, फिर अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल और फिर अपने अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल को भी लागू कर सकता है। कौन? अपना राष्ट्रपति। अपन अगर देखें अपना सबसे पहले अपने राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है, तो इसमें फ्रेंड्स अगर कोई युद्ध हो रहा है या कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है, उसके कारण अपने देश को अगर असुरक्षा या खतरा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो इसके समय पर जो अपना राष्ट्रपति है वो अपने जो अपना देश है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये अपने को अनुच्छेद 352 कहता है। फिर है अपना अनुच्छेद 356 जिसके तहत अपना राज्य आपातकाल आता है। इसमें क्या है? जब अपने कोई राज्य है वो अपने आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह कर देता है तो जो राष्ट्रपति है वो उस राज्य में क्या कर सकता है? राज्य आपात लगा सकता है। यह अनुच्छेद अपना 356 कहता है। फिर अपना अनुच्छेद 360 जो है अपना वित्तीय आपात। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो अपना देश की जो संचित निधि है, जो अपना वित्तीय जो संकट है वो आने वाला है, तो फिर जो अपने राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लिखित सलाह पर क्या करता है? अपने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। फ्रेंड्स वित्तीय आपात वैसे तो अब तक एक ही बार लागू हुआ है 1991। चंद्रशेखर जो अपने उस दौरान पर अपने प्रधानमंत्री थे, उस दौरान अपने 1991 में क्या है? वित्तीय जो आपातकाल है वो एक बार लागू किया जा चुका है। उस टाइम पर जब अपने प्रधानमंत्री थे उनको सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो सिर्फ एक ही बार अपना वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है। आपको इन चीज़ों की बस इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए, ये आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें मैंने आपको पूरा निचोड़ जो अपने राष्ट्रपति का आता है वो मैंने पूरा आपको कर दिया है। इतना आप लोगों को पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। इस वीडियो से बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा राष्ट्रपति मैंने कवर करा दिया है, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। तो फ्रेंड्स अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप अपना 1 नंबर पक्का मानिए और आप इस पर गर्व महसूस कीजिए कि आपने आज पूरा राष्ट्रपति का निचोड़ है वो घोल कर पी लिया है। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।